दिस इज अरुणा चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे ईवीएस को, तो ईवीएस में हमने पक्षी की यूनिट को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे पशु की। एक यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी के पार्ट 2 को आज हम समझेंगे। पार्ट 2 में हम समझेंगे मधुमक्खी के बारे में, चींटियों के बारे में और साथ ही साथ जो जितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनके बारे में। तो इसी के साथ में जो उनकी विशेषताएं हैं इससे संबंधित, तो लास्ट में हम उन्हें भी देखेंगे क्योंकि उनसे भी काफी क्वेश्चन जो है सीटेट पूछता है। तो आप सभी का स्वागत है। चैनल पर आप आए हैं पहली बार तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो वो भी हर एक बात आपको समझनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मधुमक्खी से, ठीक है, जिसका आपके सामने एक अच्छी खासी पिक्चर है जो इस प्रकार से आपको बसंत के महीने में काफी देखने को मिलती है झुंड के उसमें। तो आपने मधुमक्खी का छत्ता भी अभी तक मतलब किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पर देख लिया होगा, ठीक है। तो मधुमक्खी किस प्रकार का होता है, इसका एक तरह से काटा हुआ बहुत ज्यादा जहरीला होता है, मतलब सूज जाता, स्वेलिंग होता है। तो खैर ये तो है व्यवहारिक बातें। स्टार्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए समझते हैं मधुमक्खी के बारे में। मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। यहाँ पर ये जो जहाँ मतलब मधुमक्खी का पालन किया जाता है ना, तो एक तरह से उसके जो स्टडी है, या फिर कह सकते हैं कि मधुमक्खी के पालन को किस में सिखाया जाता है, तो एपी कल्चर में हम इसकी स्टडी करते हैं। तो एपी, यहाँ जो ये शब्द मिला है एपी, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम क्या है, एपस है। क्या है, एपस, एपस इंडिका इसको बोलते हैं। तो ये जो एपी शब्द है ये किससे निर्मित है, एपस से है, क्योंकि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपस इंडिका है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इसका जो आदर्श पालन होता है, आदर्श अवधि होती है, तो वो साल के कौन से महीने को सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है इसके पालन के लिए, तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो होता है इसके लिए काफी आइडियल माना जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी एकदम, ठीक। तो यहाँ मैं स्टार दोबारा लगाऊंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। सी टेट इसको कई बार कई तरीके से पूछ चुका है, तो मैं यहीं पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया बोचाहा, ये दे दिया बोचाहा, आप इससे संबंधित करो मधुमक्खी पालन से या मुर्गी पालन से, है ना, तो तब आप कंफ्यूज हो जाओगे बोचा क्या है। तो अब बोचा क्या है, एक गांव का नाम है। कहाँ के, बिहार राज्य के। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर का बचोहा गांव जो है मधुमक्खी पालन के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीची के पेड़ बहुत अधिक है। और लीची के पेड़ बहुत अधिक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मधुमक्खियों को लीची के पेड़ जो है बहुत पसंद है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि लीची के जो पेड़ पर फूल आते हैं ना, फूल, तो क्योंकि मधुमक्खी तो फूलों का रस चूसती है ना, तो मधुमक्खी जो फूलों का रस चूसती है उसी से शहद बनाती है। तो लीची के फूल जो आते हैं कौन से महीने में आते हैं, तो वो फरवरी में आते हैं। तो इसके फूल फरवरी में खिलते हैं और जो है इसके साथ में ये कह सकते हैं कि इसका रस चूस कर उससे क्या है, वो शहद बनाती है। ठीक, ये उसका पसंदीदा फल होता है, क्या, लीची। ये बात हमने समझी यहाँ पर। अब समझते हैं कि मधुमक्खी जो है, एक मधुमक्खी के एक छत्ते में क्या होता है, रानी मधुमक्खी होती है, जो सबसे बड़ी मधुमक्खी आपको दिखाई देती है ना, जिसको हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा, मतलब ये जेंट्स होगा, ये मेल होगा, है ना, या फिर ये बहुत बड़ा मधुमक्खा है, ये मधुमक्खी नहीं हो सकती। वो सबसे बड़ी साइज की दिखने वाली जो होती है वो रानी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, जो अंडे देती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी मधुमक्खियां होती हैं जो दिन भर काम करती हैं और वे अपने छत्ते में आकर बच्चों को पालती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी बच्चे को पालने का काम कौन करती है, रानी मधुमक्खी या फिर नर मधुमक्खी। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इन दोनों में से कोई नहीं करता, करता कौन है, जो इसके आसपास अलावा मधुमक्खियां घूमती है वो उसको पालने का काम करती है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये सिर्फ रानी जो होती है, रानी मधुमक्खी, वो सिर्फ और सिर्फ अंडे देगी, यानी बच्चे देने का काम करती है, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करती। अब आगे समझते हैं, नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करती, यानी कि जो नर मधुमक्खियां हैं वो एक तरह से जिसे हम मेल कह सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं। तो पुरुष जो मधुमक्खी होता है तो वो अपने मतलब छत्ते के लिए कोई विशेष काम नहीं करता,
है ना। जैसे हमने उसको देखा था ना, कौन सी थी वो, दर्जिन चिड़िया थी, वो काफी अच्छे से मतलब वो घोंसला बनाती है ना। तो और एक और मतलब उसमें हमने पक्षियों वाले में पढ़ा था, तो वो काफी अच्छे से मेहनत करती है। तो वहां पर जेंट्स मेहनत कर रहे थे, यहाँ पर क्या लेडीज मेहनत कर रही है, तो जेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यह केवल उसकी रक्षा के लिए अपना कार्य करती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेंट्स का काम, यानी कि नर मधुमक्खी का काम क्या है, रक्षा करना, रक्षा करने का। यह ना तो शहद इकट्ठा करते, ना ही छत्ते का निर्माण करते। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको आकर कोई मधुमक्खी काट रही है तो वो नर मधुमक्खी नहीं होगी, वो मादा मधुमक्खी होगी। क्यों? क्योंकि मादा मधुमक्खियां ही शहद इकट्ठा करती हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो रानी मधुमक्खी के अलावा अन्य मधुमक्खियां ही छत्ते का निर्माण करेंगी और फूलों के रस को ढूंढने के लिए उसके आसपास मंडराती है। जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह अनेक प्रकार के नाच करती है। आपने देखा ना, भिनभिनाती रहती है ऐसे करके। तो इस वो जो साउंड होती है वो उनका सॉन्ग होता है। और वो सॉन्ग वो कब मतलब निकालती है, जब उनको जो है शहद मिल जाता है, ठीक है, रस मिल जाता है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को बुलाया जाता है। और यहाँ मतलब उनको ये इंडिकेशन या सायरन मतलब हॉर्न दिया जाता है कि आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर जो है रस मिल गया है, यहाँ पर रस है, तो आ जाइए ठीक है। इस तरीके से मतलब वो जो एक पार्टी करने वाला कि हाँ हाँ मिल गया शिकार मिल गया, तो वो वाला सीन इनका होता है। तो वो साउंड करके मतलब बुलाती है बाकी मधुमक्खियों को। तो फिर मधुमक्खियां जो होती है छत्ते के समूह में रहती हैं तथा मधुमक्खी पालने के लिए बॉक्स की व्यवस्था की जाती है जिसमें वे छत्ता निर्माण करती है। तो ये तो हुआ कृत्रिम तरीका, जैसे कि मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो उसमें क्या, एक महक, एक फूलों की मतलब खुशबू को छोड़ दिया जाता है, उसको सूंघते सूंघते मधुमक्खियां आती है, वहां पर बैठती है, अपना जो है रस वो छोड़ जाती है, शहद छोड़ जाती है ना। उसको लगता है कि मतलब इकट्ठा करने के लिए। तो ये एक कृत्रिम तरीका होता है कि मधुमक्खियों के जो छत्ते का समूह में मतलब वो रहती है ना, तो मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स की व्यवस्था की जाती है जिससे वे छत्ता निर्माण कर सके, ठीक। अब एक एक परिपक्व मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 10 से 12 जो किलोग्राम जो है शहद होता है। जो एक एक मधुमक्खी होती है अलग अलग छत्ते वो बनाते हैं, ठीक है, एक एक बॉक्स में। तो उसमें कम से कम वो जो है 10 से 12 किलोग्राम शहद बना देते हैं। ये इनकी काफी अच्छी विशेषता होती है खासकर, ठीक। तो यहाँ तक हमने समझा मधुमक्खी के बारे में, कंप्लीट हमने कवर कर लिया है पूरे कॉन्सेप्ट को। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 100% अब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो किसके ये पौधे को पसंद करती है, कहाँ किस कौन से गांव में ये सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और मैंने बता भी दिया है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से ये पूछते हैं। अब बात करेंगे सांप के बारे में। अच्छा, सांप के बारे में इसकी प्रजाति पूछ ली जाती है, फिर ये पूछा जाता है कि कौन से जैसे कि इसमें घोंसला कौन सा सांप बनाता है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांप को सुनाई देता है कि नहीं देता, सुनने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं, कान का, आंख का, किसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं सांप के बारे में। तो सांप जो है, सांप के कान नहीं होते, पहली बात, यहाँ पर सांप के कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन के माध्यम से सुन पाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि सांप जो सुनता है वो किस माध्यम से सुनता है, आंख के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, कान के माध्यम से, या फिर कंपन के माध्यम से। तो आपको ध्यान देना है कि वो कंपन के माध्यम से सुनता है। जो जमीन पर जब वो चलता है ना रेंगते हुए, तो वो जो कंपन होती है उसके माध्यम से वो सुनता है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घुमाकर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सांप जो है, सांप के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे पूंछ, उसके मतलब उसके ऊपर की जो त्वचा होती है बारीक वाली, जिसे हम कैचुली बोलते हैं, ठीक है, एक वो होती है, जीभ होती है, और कान होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये तरीके से असत्य है, ये पूछ लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सांप के कान नहीं होते, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये चीज ध्यान रहनी है। बात करें कि भारत में पाए जाने वाले सांपों के 4 प्रकार जो कि जहरीले होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है या फिर कौन सा सांप जहरीला है। तो अगर जहरीले सांपों की कैटेगरी हम यहाँ पर देखें तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे नाग है, क्रैत है, डुबैया है, अफाई है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको कि नाग, क्रैत, डुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार के सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। इनको हम जहरीले के कैटेगरी में रखेंगे। तो सामान्यतः 4 प्रकार के
4 इनके दांत होते हैं सांप के, कितने होते हैं इनकी संख्या 4 आप लगाओगे। लेकिन जहरीले सांप में कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। सामान्य तो 4 दांत होते हैं, लेकिन जिसके 2 दांत होते हैं वो सांप बहुत ज्यादा जहरीला होता है। तो खोखले दांत होते हैं, जैसे ही वह किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उनके दांतों के माध्यम से उस व्यक्ति में जहर चला जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सांप होते हैं उनके दांत 4 होते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं उनके दांत 2 होते हैं। जैसे दिखाया भी जाता है एकता कपूर के नाटकों में कि किसी के अगर नागिन के दांत 2 दिखा दिए तो इसका मतलब क्या है, वो समझ जाओ आपकी वो सबसे ज्यादा जहरीली नागिन है, ठीक है। तो सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, कहते हैं ना जहर को जहर काटता है। तो सांप के काटने की दवा जो है जहर से ही बनाई जाती है, जिसे पॉलीवैलेंट सीरम कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि पॉलीवैलेंट सीरम का उपयोग किस दवाई के रूप में किया जाता है, किस दवाई के रूप में किया जाता है, तो सांप के जहर को कम करने के लिए, सांप के जहर को खत्म करने के लिए, सांप के जहर को मारने के लिए, सांप के जहर को जो है निष्प्रभावी करने के लिए। तो आपको उसमें आंसर लगाना है कि सांप के जहर को निष्प्रभावी करने के लिए, यानी कि सांप का जहर का प्रभाव ना हो काटे हुए शरीर जिसको काटा गया है, ठीक है। तो वो सांप के जहर को निष्प्रभावी करने के लिए पॉलीवेंट सीरम जो जहर से ही बनाई जाती है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट को इसके सांप के बारे में ही। तो सांप जो होता है किसानों के मित्र भी होते हैं, क्योंकि यह फसल को नष्ट करने वाले चूहों को खा जाते हैं। चूहा खाता है किसको, चूहा जो एक तरह से मतलब जो चूहा है वो फसल को खाता है ना, वो गन्ने को खा जाएगा या फिर जो है उसमें से बीज निकाल करके खा जाता है। तो ये क्या करता है, सांप चूहे को खाता है, तो इसलिए इसको और किसान की जो है फसल बच जाती है। तो जिस वजह से कह सकते हैं कि जो सांप है वो किसान का मित्र होता है। सांप बीन की धुन पर नाचते हैं और उनके आदेश में आ जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बीन की धुन का कंपन सांप के शरीर में जा मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सांप जो होता है मतलब इस तरीके से लहरा कर चलता है ना, और मतलब रेंगते हुए चलता है। और जब ये बीन बजती है तो बीन से क्या होता है, कंपन होता है। तो कंपन से उसके शरीर का जो है मतलब उसके उसके शरीर की जो एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कोरिलेट कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो झूमने लगता है। भारत में कालबेलिया समुदाय, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कालबेलिया समुदाय का व्यवसाय क्या है। कालबेलिया समुदाय, तो कालबेलिया समुदाय सांपों को पालता है तथा इनकी पूजा करता है। कालबेलिया समुदाय बीन के माध्यम से सांपों के कंट्रोल में रखता है और ये इसको नियंत्रण में रखना जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कालबेलिया समुदाय है वो उनका व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन है, बकरी को पालना है, सांपों को पालना है। तो उनका संबंध है सांपों को पालने से, पहली बात। दूसरा ये है कि जो यहाँ पर बीन का रोल हमने देख लिया है, ठीक है, किस तरीके से वो उनको कंट्रोल करते हैं। अब नाग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन या रंगोली है जो दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। यह सौराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत में बनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि नाग गुम्फन क्या है। नाग गुम्फन बीन है, नाग गुम्फन जो है कोई सांप का नाम है, नाग गुम्फन कोई जगह है, या फिर नाग गुम्फन यहाँ पर मैं जो एग्जैक्ट है रंगोली, ठीक है, ये आपको बताना है। तो नाग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन या रंगोली है, क्या है, रंगोली, जो इस तरीके से मतलब इस तरीके से ऐसे 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 घुमाकर जो बनती है, तो दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। और ये कहाँ पर बनाई जाती है, सौराष्ट्र गुजरात में बनाई जाती है। कहाँ पर, गुजरात में, तथा दक्षिण भारत में भी बनाई जाती है। तो इस तरीके की जो रंगोली बनाई जाती है जो नाग की एक तरह के गुम्फन पर आधारित होती है, ठीक है। इस तरीके से नाग जो गुम्फा उठाया रहता है ना, ये वाला, ये जो गुम्फा उठाया रहता है, तो इसको नाग गुम्फन बोलते हैं। तो वहां के लोग जो है इस तरीके की रंगोली बनाते हैं, समझ रहे। तो इसको नाग गुम्फन एक तरह का डिजाइनिंग रंगोली है। ये आपको मैच इस तरीके से करने को आ जाता है और आया हुआ भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कवर हो गया, चलिए आगे इसमें मूव करेंगे चींटियों की तरफ। तो कभी ना कभी मतलब सांप ने तो नहीं लेकिन चींटी ने जरूर काटा होगा। तो खासकर जो ब्राउन चींटी होती है ना, काली वाली इतना नहीं काटती है लेकिन ब्राउन वाली बहुत भयंकर काटती है।
तो चींटियां क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ये काफी मतलब जैसे हमने कौवे के बारे में पढ़ा था, तो कौवा भी एक सामाजिक प्राणी हमने देखा था, वो भी एक सामाजिक प्राणी है। चींटियां भी उसी के साथ में एक सामाजिक प्राणी है। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सामाजिक प्राणी है, तो कौवा भी एक सामाजिक प्राणी है और चींटियां भी एक सामाजिक प्राणी है। तो चींटियां सामाजिक प्राणी है, यह सभी मिलजुल कर रहती है, पहली बात। तो चींटियों की अगर बात करें तो जो सभी चींटियां हैं, कोई ना कोई कार्य इनका बटा होता है। और रानी जो चींटी होती है वो अंडे देती है, जैसे कि हमने देखा ना मधुमक्खी में भी एक रानी जो मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है, इसमें भी जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है और सुरक्षा का कार्य करती है। भोजन ढूंढ कर लाने वाली चींटियां अलग होती है, यानी इनके काम बटे होते हैं, सुरक्षा कौन करेगा, खाना कौन लाएगा, है ना, ये भोजन ढूंढ कर कौन लाएगा, ये काम इनके बटे होते हैं। और पहरेदार चींटियां अन्य चींटियों की गंध के माध्यम से पहचानते हैं। जो पहरे पर जो सिपाही के रूप में खड़ी है ना, तो वो उनको अंदर तब जाने देती है जब उनकी जो गंध है ना उनको मतलब सूंघ लेती है, पहचान लेती है कि हाँ 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 ये हमारे ही घर की है, मतलब यहीं से ये गई है, ये खाना लेने गई थी या फिर कुछ भी। तो वो बड़ा ही मतलब एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि राजा रानी वाला जो एक महल का जो डिजाइन कह सकते हैं कि वहां पर ये पूरा पैटर्न होता था, तो ठीक उसी के पैटर्न के आधार पर इनका भी मतलब इस तरीके से काम बटे होते हैं। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी जो है पहरेदारी करती है, और कुछ चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती हैं। ठीक है, तो पहरेदारी पर जो खड़ी चींटी होती है वो दूसरी चींटियों को तभी एंट्री देती है जब उनको गंध से पहचान लेती है। तो काफी कह सकते हैं कि ये बड़ा मतलब इनमें एक जो राजमहल वाली जो छवि है वो मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें समझते हैं चींटियों के बारे में। तो चींटियां जैसे चलते हैं तो चलते समय जमीन पर अपनी कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर अन्य जो चींटी होती है उनके पीछे आ जाती है और रास्ते का अनुसरण करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, या फिर अपने जो है लास्ट पॉइंट आई थिंक उसमें कुछ एक वर्ड था कि अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग अनुदेशन का कार्य, मार्ग अनुदेशन का कार्य चींटी किस रूप में करती है। तो किस रूप में करती है, पद चिन्ह के रूप में, या फिर जो है एक दूसरे को फॉलो करके, या फिर जो है गंध को अनुसरण करके, है ना, कुछ इस तरीके के मतलब एक दो उसमें ऑप्शन था। तो इसमें आंसर क्या था, गंध को अनुसरण करके, यानी कि वो गंध को सूंघती हुई चलती है। तो क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, पूछा यहीं से जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चींटियां बहुत ही प्रबंधनशील होती है, यानी इसमें इनमें बहुत मैनेजमेंट पाए। आपने देख लिया ना मैनेजमेंट कितना है, अंडे कौन देगा, पहरेदारी कौन देगा, सिपाहीगिरी कौन करेगा, है ना, तो मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिक हो गया। तो प्रबंधनशील होती है और यह अपने खाने की चीजों को अपने बिल में एक निश्चित स्थल पर रखती है। संग्रहण की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, पूछा भी जा चुका है सीटेट में, तो संग्रहण की प्रवृत्ति चींटियों में ही पाई जाती है, क्योंकि वो ऐसे मौसम के लिए, जैसे बरसात का मौसम है वहां पर बाहर नहीं निकलती है भोजन के लिए, आप देखोगे, है ना। तो खासकर जब ज्यादा गर्मी होती है या फिर बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो तब चींटियां नहीं निकलती हैं। क्यों, क्योंकि वो उन मौसम के लिए ही तो वो अपने आप को, अपने भोजन को संग्रह करके रखती हैं। आगे बात करेंगे कि सामाजिक कीट में दीमक तितलियां, मधुमक्खियां, चींटियां आदि ये सब समूह में रहती हैं। जो सामाजिक कीट है, सामाजिक कीट में अगर हम बात करें दीमक की, तितलियां की, मधुमक्खी की, चींटियों की, ये सभी सामाजिक प्राणी आएंगे, पहली बात। दूसरा क्या है कि इसमें क्या है, अगर आप ये मतलब ये सभी के सभी सामाजिक कीट कहलाते हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो ये जो चींटियां है एक दूसरे के पीछे फॉलो करती करती मतलब एक चैन में चल रही है। चलिए अब समझते हैं जो सबसे मतलब जिससे सब हर कोई परेशान रहता है, मच्छर। तो मच्छर जो है, यहाँ पर आपके सामने पिक्चर है, ये इस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कुछ और ज्यादा भयंकर रूप इन्होंने ले लिया है, काफी मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े है। पहले मच्छर दिखाई नहीं दिया करते थे, इतने छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब काफी बड़े मतलब विशाल होते हैं। तो मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध सूंघकर, पैरों के तलवे की खुशबू सूंघकर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जैसे हमने लाइट ऑफ कर दी तो भी हमें मच्छर खाते हैं। कैसे,
क्योंकि हमारे क्या है कि शरीर की एक गंध होती है, तो उसको सूंघकर और पैरों की तलुओं की खुशबू को सूंघकर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं और फिर काटने लगते हैं। तो इन्हें काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं होती? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों बीमारियां मच्छर के काटने से होती है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं और इनकी संख्या में वृद्धि बड़ी तीव्रता से होती है। प्रजनन करने की क्षमता इनकी तीव्र होती है। यदि पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो इन के अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे पानी होता है ना, पानी की एक एक तरह से उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव, ठीक है, तो जैसे तान जिसको बोलते हैं, मतलब एक तरह से तनाव रहता है ना पानी की सतह पर, तो उस पर ये बैठ जाते हैं, अंडे दे देते हैं। लेकिन उस पे उसकी सतह पर अगर हम जो है तेल डाल दें, तेल, तो तेल पर क्या होता है कि जब सतह पर तेल डला हुआ है, ऑयल डला हुआ है, तो जब उसमें मच्छर बैठेंगे ना, तो वो जो है उसकी उसमें एक तरह से तेल में फंसे रह जाएंगे। तो जैसे वो फंसे रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हो, तो वैसे ही वो मर जाते हैं। इसी वजह से उनके अंडे भी साथ में मर जाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि पानी में कुछ तेल की बूंदें डाल देना चाहिए आसपास के जो नाले होते हैं। तो क्योंकि पानी पर बैठने की क्षमता इनकी नहीं बनती और क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इस वजह से, ठीक है, बात समझ गए। तो इस वजह से जो है वो अंडे भी मर जाते हैं और मच्छर भी फंसे रह जाते हैं, वे भी मर जाते हैं, वे भी बाहर नहीं निकल पाते। पहली बात, कुछ मछलियों में मच्छर के अंडे खाने की क्षमता होती है, अतः इन मछलियों को यदि पानी में छोड़ दिया जाए तो वह अंडे के लार्वा को खा जाती है। खासकर आपने देखा होगा जहाँ ये पौंड वगैरह होते हैं तो इनमें कुछ मछलियों को छोड़ देते हैं, तो वो साफ सुथरे बने रहते हैं इस वजह से, क्योंकि जो जो जीव आते रहते हैं ना उसमें एक्स्ट्रा, तो वो उनको खा के मतलब साफ करती रहती हैं। तो इस वजह से जो है पानी साफ बना रहता है। अब समझेंगे, हमने सांप को समझ लिया, चींटी को समझ लिया, मधुमक्खी को समझ लिया। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य भी है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आते हैं किस तरीके से, देखो अलग अलग। जैसे अगर हम बात करें रेशम की, रेशम के कीड़े की, तो रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर बहुत अधिक पाला जाता है। यह कीड़ा अपनी जो है मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब बात करें, अगर देखो रेशम की हमने बात की है, रेशम का जो कीड़ा होता है शहतूत के पेड़ पर बहुत अधिक पाला जाता है, आप सभी जानते हैं। तो यह जो कीड़ा है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है, मादा यानी जो फीमेल जेंडर होता है उसको पहचान लेता है। अब चूहों में, जैसे कि हमने चूहों के बारे में पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, ठीक है, तो चूहों में देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इनके सुनने की क्षमता किसी भी वस्तु को काटकर टेस्ट करने की क्षमता से अधिक होती है। इनमें जो सुनने की क्षमता होती है ना, सुनने की किसी भी चीज को, ये साउंड को बहुत दूर से सुन लेते हैं, और ठीक उससे थोड़ी कम होती है इनकी किसी चीज को काटने की क्षमता, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें कौन सी क्षमता पाई जाती है? वो पाई जाती है सुनने की क्षमता। चील का प्रमुख जो भोजन होता है वो चूहा होता है, इसके साथ ही बिल्ली का जो पसंदीदा भोजन है, ठीक है। तो मतलब चील क्या खाती है? सबसे ज्यादा चूहे को पसंद करती है, और बिल्ली किसको खाती है? मतलब चूहे को खाती है, ठीक है। तो चील भी चूहे को खा रही है और बिल्ली भी चूहे को खा रही है, तो चूहे चूहे के बीच में शामत आई हुई एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी वजह से वो चील को, क्योंकि देखने की क्षमता कम है तो चील को नहीं देख पाता, बहुत मतलब रेयर, मतलब कह सकते हैं कि कई बार बच भागता है, निकल पा जाता है, ठीक है। तो लेकिन सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो जो अगर बिल्ली उसको पकड़ने भागती है तो वो कई बार मतलब बच जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर सॉरी बोल रही हूँ, आगे इसको कवर करेंगे कि आसपास के वातावरण में पाए जाने वाली जो मक्खियां होती है अपने पैरों में कीटाणुओं को लाती है, जिससे बीमारी फैलती है और वह खुले भोजन पर बैठ जाती है। इससे क्या होता है कि वह उसे दूषित कर देती है। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है ना कि खुला भोजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियां आएंगी तो वो अपने साथ में गंदगियां लाएंगी लपेट कर पैरों में, और वो उस खाने पर छोड़ जाएंगे, जिसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मक्खियों की वजह से, जैसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां जो है, वो इसके जनक कौन है? इसका जनक आपको बताना है, इसके जनक है मक्खियां। इसके जनक कौन हुआ? इसके जनक हुआ मक्खियां। तो मक्खियों से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? डायरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां मक्खियां उत्पन्न करती है।
कुत्ते की अगर बात करें तो कुत्ता अपने आप में एक ऐसा विशेष प्राणी है। तो कुत्ता मनुष्य का सच्चा साथी है और यह मनुष्य के साथ सह जीवन जी लेता है। सामान्य रूप से आसपास पाए जाने वाले कुत्ते अपनी जो है गलतियां बांट कर रहते हैं। और गलियां होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर, हाँ गलियां ही हैं, ठीक है। कहते हैं ना, ये मेरा इलाका है, तुम्हारा इलाका, तो इलाके तो कुत्तों के होते हैं, है ना। तो ऐसे इनके इलाके बटे होते हैं। तो एक कुत्ता जब दूसरी गली में जाता है तो उसके मलमूत्र की गंध से उस गली का कुत्ता उसे पहचान लेता है। जैसे कि बाघ वाले में नहीं देखा था हमने, बाघ के भी अपने इलाके होते हैं। और बाघ को भी मतलब दूसरा बाघ अगर किसी बाघ के मूत्र की गंध सूंघ ले तो उस एरिया से नहीं गुजरता है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तो ठीक उसी तरीके से कुत्ते कोई इलाके में होता है तो इसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता मतलब आया था, ऐसे पता चल जाता है, ठीक। चलिए आप समझते हैं कि रात में जागने वाले जो जानवर है सामान्य तौर पर कुछ ही रंगों को पहचान पाते हैं। अधिकतर सफेद और काले रंग को ही हर चीज में अप्लाई करते हैं। रात में मतलब जो जानवर जो जानवर होते हैं वो मतलब रात में जैसे देखते हैं किसी भी चीज को तो उनको सिर्फ दो ही कलर में चीजें नजर आती है, ब्लैक एंड व्हाइट में। बहुत से जानवर जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करते हैं और विशेष मौसम में वह गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली जो होती है सामान्य तो सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं देती। हाँ, हमें लगता है कि उसको ठंड लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है, ऐसा मतलब वो क्या होता है कि वो गहरी नींद में चली जाती है। कंगारू चूहा गर्मी के मौसम में, जो कंगारू है, जो चूहा है, गर्मी के मौसम में अपने शरीर को पानी से बचाए रखने के लिए शुष्क मूत्र विसर्जन करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब गर्मी में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जैसे कंगारू है, चूहा है, तो गर्मी के मौसम में अपने शरीर के जो पानी होता है ना उसको बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, शुष्क मूत्र विसर्जन करते हैं। यानी कि जिसे कह सकते हैं कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, नहीं समझ में आ रहा है। सूक्ष्म मूत्र विसर्जन मतलब ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं कि कुछ जानवरों में यह विशेषता होती है कि वह पर्यावरण के संबंध में आने वाली आपदाओं को भांप लेते हैं। पर यहाँ आपने देखा होगा ना कि जैसे भूकंप आने को है या फिर जो है मौसम खराब होने को है या फिर कोई ऐसी आपदा आने को है, जैसे जैसे कह सकते हैं कि किसी की डेथ होने वाली है, तो उससे पहले ही जो है कुत्ता भौंकने लगता है ना। जिसको एक तरह से अच्छा भी नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। तो वो ये नहीं होता कि उसको मतलब ये तो एक ये समझ लो कि वो तो इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो ये सब होता है किस कारण से, क्योंकि वो भाप लेते हैं पहले कि कुछ ना कुछ चेंज है पर्यावरण में। तो जैसे कुत्ता भूकंप यह पृथ्वी के कंपन को पहचान लेता है, इसलिए वो भों 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 करने लगते हैं पहले ही, है ना। तो ये आपको जैसे पक्षी उड़ उड़ कर भागने लगेंगे, कुछ भी ऐसा मतलब आंधी तूफान या भूकंप आने से पहले ऐसा होता है, आमतौर पर देखा जाता है। जानवरों में देखने, सुनने तथा महसूस करने की शक्ति क्या है, अलग अलग होती है। कई जानवर समूह अपनी अलग भाषा का निर्माण करते हैं और वे अपनी ही भाषा में बात करते हैं। कहते हैं ना कि पक्षियों के, जानवरों की भाषा नहीं होती, भाषा होती है, भाषा होती है, लेकिन उनकी भाषा कह सकते हैं कि उनमें कोई लिपि नहीं होती, है ना। उसको हम जो है बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन उनको मूक भाषा कह सकते हैं या फिर जो है अपने भाव की भाषा बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो इनकी अपनी भाषा होती है, अपने जो है बात करने के लिए उसको भाषा का निर्माण करते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान, उनके शरीर के जो कान होते हैं वो बाहरी क्षेत्र पर होते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, तो उनके शरीर पर अगर कान है ना तो वो कान कहाँ पर होंगे, वो बाहरी क्षेत्र पर होंगे। कहाँ पर, बाहरी क्षेत्र पर। वह सामान्यतः बच्चे देते हैं, अर्थात उन्हें स्तनपायी कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि कबूतर है ना, तो कबूतर के कहीं कान दिखाई देते हैं आपको? नहीं दिखाई देते, लेकिन कान होते हैं। तो कान होते तो वो कहाँ पर छिपे रहते हैं, उसके छोटे छोटे पंखों में छिपे रहते हैं। लेकिन अगर उसी कबूतर के बाल, जैसे कि घोड़ा है, घोड़े के बाल लंबे कर दीजिए, ठीक है, घोड़े के बाल लंबे हो गए तो हमने देखा उसके कान भी बाहर की तरफ है ना। तो ये है कि जिस यहाँ पर ये मतलब ऐसा आमतौर पर सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता। सभी जैसे गाय है, भैंस है, तो उनका तो ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे बाल है, लेकिन बावजूद उसके उनके कान बाहर की तरफ होते हैं। लेकिन ये एक उसकी बात कर रहे हैं, एक कह सकते हैं कि जो कॉमन बात है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, जैसे कह सकते हैं भालू हो गया, रीछ हो गया, ठीक है, इनके तो कान उनके जो है शरीर के मतलब बाहरी के क्षेत्र पर होंगे और सामान्यतः वे बच्चे देते हैं, अर्थात उन्हें स्तनपायी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, स्तनपायी, यानी कि वो बच्चे देते हैं तो वो स्तनपायी कहलाएंगे। वे जानवर जिनके बाहरी कान जो है शरीर बाहरी कान होते हैं, मतलब कान बाहर की तरफ है और शरीर पर बाल नहीं है, वे सामान्यतः अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, मुर्गी की, ठीक है, मुर्गी की बात करें तो उनके क्या होते हैं कि जो कान है वो बाहर की तरफ मतलब दिखाई तो नहीं देते हैं, ठीक है, और इनके शरीर पर जो है बाल नहीं, पंख होते हैं, पहली बात। तो वे क्या होते हैं, वो बच्चे नहीं देते, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, और स्तनपायी यानी कि बच्चा देने वाले, जैसे भैंस, गायें, अगर इनमें देखें, ठीक है, और मतलब जैसे बकरी देखें, ठीक है, इन सबको, ये इनके बड़े बड़े कान आपको देखने को मिलते हैं, घोड़ी हुई, ठीक है, तो इनको बड़े बड़े कान मतलब होते हैं, तो इनको स्तनपायी की कैटेगरी में रखेंगे। जो अंडे देते हैं तो उनके शरीर पर बाल नहीं होते, आपने देखा होगा, तो वो एक तरह से पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, उनके जो है शरीर पर बाल नहीं, उनके शरीर पर पंख होते हैं। तो अगर बात करें चींटी की, तो चींटी, दीमक, ततैया आदि ये समूह में रहने वाले कीट हैं। ठीक है, जैसे चींटी हुई, दीमक हुई, ततैया हुआ, ये सभी किस में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं, समूह में रहने वाले कीट है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो लास्ट है यहाँ पर समझेंगे, जो काफी इंपोर्टेंट है, जानवरों की नींद के बारे में है, जो पूछा जा चुका है कई बार। तो आपको ध्यान देना है कि जानवरों की नींद उनके क्रियाकलापों के आधार पर कई घंटों में होती है। जैसे अगर हम गाय को देखें, वो कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। जिराफ 2 घंटे में। सिर्फ अजगर 18 घंटे, सबसे ज्यादा सोता है अजगर। बिल्ली 12 घंटे, और स्लोथ जो है 17 घंटे, मतलब पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, जो अपने स्लोथ वाली जो है सीरीज में कवर भी किया था। ठीक है, अब बात करें कि चूहा, गिलहरी, इनके दांत वर्ष में बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा ना कि चूहा और गिलहरी किसी न किसी चीज को कुटरने में लगा रहता है, काटने में लगा रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। और तो ये इनको जो है चीजों को काट काट कर अपने दांतों की जो लंबाई है ना, उनको जो है कंट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही चीजों को काटेंगे तो दांत घिस जाएंगे, है ना, तो इस वजह से ये कटर 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 करते रहते हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से वस्तुओं को काटने एवं कुतरने में ये लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रकृति होती है। तो इस तरीके से हमने समझा पूरी जो है पक्षी और पशुओं की यूनिट को तो कवर कर लिया है हमने। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, बाकी लोगों को भी जिनके लिए वैल्यूबल हो सकती है, आवश्यकता हो जिनको, ठीक है, उनको भी शेयर करें। समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट, अगर देखो पढ़ाई करनी है तो हर एक चीज को काफी बारीकी से और समय देते हुए आपको समझना होगा। टाइम टेकिंग होती है चीजें, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर चीज जो है अपना समय मांगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल, और कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करें। और पीडीएफ के लिए टीचिंग जो इसमें वो है, टेलीग्राम चैनल है टीचिंग क्लासेस का, एपी टीचिंग क्लासेस, तो उसके साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।